सब्सक्राइब कीजिए नीलेश स्टडी क्लास को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, बने रहिए नीलेश स्टडी क्लास के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो निबंध लिखा जाता है 10th या 12th या फिर किसी अदर एग्ज़ाम में, अगर हमको किसी विषय पर निबंध लिखना है, देखिए हर प्रकार के एग्ज़ाम में निबंध ज़रूर आता है। देखिए 10th और 12th की बोर्ड वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और अदर क्वेश्चन जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी बड़े एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें निबंध ज़रूर लिखने के लिए आता है। और निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखें। ठीक है, तो देखिए निबंध लेखन में उत्तम निबंध कैसे लिखें, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना, निबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए निबंध का अर्थ, पहले हमें ये समझना होगा कि निबंध क्या है, तभी तो हम उस चीज़ पर या किसी विषय पर हम निबंध लिख पाएंगे। जब तक हम उसके बारे में नहीं समझेंगे कि निबंध एक्चुअल में होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। और निबंध का आरंभ, देखिए सेकंड हमारा निबंध का आरंभ, तो निबंध का आरंभ हम किस प्रकार से करें। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है साधन, कि हम कहाँ से देखें कि कौन सा निबंध किस प्रकार का है। और फोर्थ नंबर पर है निबंध के अंग, इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से अंग होते हैं हमारे निबंध में। तो फिफ्थ नंबर पर है निबंध के प्रकार। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट, यानी अपना निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है डेफिनेशन उसकी टाइप ही। तो किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना क्या होता है, निबंध। तो किसी विषय, यानी कोई भी विषय ले सकते हैं आप, XYZ, किसी भी अदर या देश से संबंधित कालखंड, कोई भी आप किसी स्थान विशेष के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में, किसी के बारे में भी ले सकते हैं आप, उस पर अपने विचार प्रकट करना। और वो विचार प्रकट किस प्रकार से करना, लिखित रूप में। देखिए एक होता है कि आमने सामने आप साक्षात्कार के रूप में, इंटरव्यू के रूप में उसके विचार जान सकते हैं। एक विचार आप उसके इस प्रकार से जान सकते हैं कि वो आपको लिख के दे कि मेरे इस व्यक्ति के प्रति, इस देश के प्रति या इस जगह के प्रति मेरे ये विचार हैं। तो वो आता है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, तो यह होता है हमारा निबंध का अर्थ। अब देखेंगे हम सेकंड पॉइंट, यानी निबंध का आरंभ। तो निबंध का आरंभ हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए मेन पॉइंट ये होता है कि निबंध का आरंभ हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि जो पढ़ने वाला होता है, पाठक जो भी होगा, पढ़ने वाला या कोई भी हो, तो वो आकर्षित हो जाए। या फिर कोई एग्जामिनर एग्ज़ाम में कॉपी चेक कर रहा है तो वो उस प्रकार से आकर्षित हो जाए। किस प्रकार से, जैसे कि वो उसको पूरा पढ़ने के लिए बिल्कुल से उत्तेजित हो जाए कि अब हमें इसको नहीं छोड़ना है, हमें इसको पूरा पढ़ना है। और सुंदर तरीका, अब सुंदर तरीका क्या है, एक देखिए सीरीज़ बाई सीरीज़ लिखना पड़ेगा हमें कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमें निबंध का आरंभ करना चाहिए, ताकि कोई एग्जामिनर या जो कॉपी चेक कर रहा है वो उसको देखकर बीच में ना छोड़े और उसको पूरा देखे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर पर अपना साधन। तो साधन क्या है, देखिए हमें निबंध लिखना है और साधन तो होने चाहिए। देखिए अगर आपको कोई भी काम करना है, A to Z आप कोई भी काम कीजिए, तो उसमें आपके लिए सबसे पहले साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, एक ट्राइपॉड, माइक वगैरह, आप समझते हैं कितना कुछ लगता है। तो इतने मुझे इसकी साधन की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना है तो आपको उसके लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय पर आपको निबंध लिखना है तो उसमें भी आपको साधन की आवश्यकता होगी। अब इसमें किस प्रकार के साधन, तो इसमें इस प्रकार के साधन देखे जाते हैं कि जो हम उसमें पढ़कर या उसके बारे में सुनकर उस पर अपने विचार प्रकट कर सके। देखिए कोई भी व्यक्ति जो अनजान टॉपिक है उसके बारे में अपने विचार अचानक से व्यक्त नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई टॉपिक नहीं सुना है, उस पर आप बोल दें कि इस पर आप निबंध लिखिए या फिर अपने विचार विमर्श कीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन किससे किया जाता है, पुस्तकों से, पत्र पत्रिकाओं से और किसी दूसरे के विचारों से। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने किसी भी टॉपिक पर विचार व्यक्त कीजिए, तो आप उसके बारे में पहले तो पुस्तकों में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आप किसी भी पत्र पत्रिका, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनमें देखेंगे कि इसके रिलेटेड कौन सी जानकारी मिलती है। और थर्ड पर है हमारा विचार। तो विचार किस प्रकार का, जैसे कोई आपका बड़ा व्यक्ति हो गया, बड़ा भाई, या घर में कोई और हो गया, या फिर आप अपने शिक्षकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो साधन हमें ये ज़रूरत पड़ती है। ये साधन इस प्रकार के नहीं जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, ऐसे कुछ साधन नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको जैसे कोई लिखना है तो उसके लिए किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखेंगे, अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। अपना फोर्थ नंबर है हमारा मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट क्या है, निबंध का अंग। देखिए ये तो हमने इस प्रकार से बताया कि आप समझ पाएँ, लेकिन जो आपको
रियल में लिखना है तो वो है निबंध के अंग। निबंध के अंग में आपको क्या लिखना है, तो निबंध के अंग यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाने वाला है तो वो उसको एक पेज पर या किसी पेज पर बड़े ग्राफ बना लेता, ठीक है। तो ग्राफ इसलिए बना लेता कि उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती कि इसके बाद ये करेंगे हम, इसके बाद ये करेंगे इत्यादि, आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से निबंध के अंग हैं। तो निबंध के अंग में हमारा फर्स्ट आता है रूपरेखा। तो रूपरेखा मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चर टाइप का होता है कि आपको क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इसी के अंतर्गत आप बता सकते हैं रूपरेखा में कि प्रस्तावना अंग, ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अंग यानी कि आप प्रस्तावना, फिर कोई भी टॉपिक ले लें तो उस टॉपिक पे, जैसे आपने विज्ञान ले लिया टॉपिक, ठीक है। विज्ञान पर आपको निबंध लिखना है कि विज्ञान से क्या क्या लाभ। तो आपको पहले क्या पढ़ना होगा, विज्ञान क्या है। आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आएगा विज्ञान क्या है। तो आपको विज्ञान की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद विज्ञान से हमें क्या क्या लाभ हुए। देखिए हर एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, देखिए एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो उसी तरह से विज्ञान भी है। तो विज्ञान से हमें लाभ क्या क्या हुए और विज्ञान से हमें हानियाँ क्या क्या हुई। तो हमें लाभ भी लिखने हैं और हानियाँ भी लिखनी है। लाभ हानियाँ लिखेंगे, उसके बाद देखिए हम अगला पॉइंट करेंगे उसमें कि हमें विज्ञान के कौन कौन से उपकरण, विज्ञान में क्या क्या प्रदान किया है, तो वो हमें उसके उपकरण देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब विज्ञान के उपकरणों के बाद अब देखिए विज्ञान से भविष्य में क्या क्या संभावनाएँ हैं, भविष्य में किस प्रकार से इस टाइम आएगा विज्ञान की वजह से, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लिख देंगे उपसंहार, यानी उसका लास्ट पॉइंट। यानी इसमें हम यानी उपसंहार वो चीज़ होती है और प्रस्तावना उपसंहार एक ही चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग लिखी जाती है। प्रस्तावना हम स्टार्टिंग में बता देते हैं कि वो प्रस्तावना पढ़ के पूरा पढ़ने को तैयार हो जाए, और उपसंहार में हम लास्ट में एटलीस्ट उसका आंसर, यानी जो उसका अंत होता है, उसका ओवर भाव, यानी जो पूरा भाव होता है, तो वो भाव हम पूरा उपसंहार में लिख देते हैं। उपसंहार में भाव किस प्रकार से कि हमने इस निबंध में, यानी हम बता रहे हैं आपको पूरे निबंध में हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। आप इसको निष्कर्ष भी कह सकते हैं, तो उपसंहार या निष्कर्ष, ठीक है। तो पहले नंबर आप लिखेंगे ऊपर हेडिंग डाल के निबंध, या जो भी आपको निबंध लिखना है। उसके बाद लिखेंगे आप रूपरेखा, रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, पहली हेडिंग। देखिए रूपरेखा के बाद प्रसार किया, तो प्रसार देखिए प्रसार नीचे वाला होता है। जिस प्रकार से हेडिंग डली इसी प्रकार से आपको प्रसार में हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा उपसंहार। तो पहले आप प्रस्तावना डालेंगे कि इसके बारे में ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप प्रसार करेंगे, तो प्रसार से देखिए जैसे विज्ञान ले लिया, तो विज्ञान से लाभ हानि, उसके उपकरण, या भविष्य में क्या क्या इसकी संभावनाएं हैं, हमें इसके से कौन कौन से किस किस क्षेत्र में हमने उन्नति की है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और लास्ट में आप लिख देंगे उपसंहार, ठीक है। तो ये हो गया निबंध के अंग। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका निबंध का अंग। निबंध के अंग ये आपको एक्चुअल में लिखने होते हैं। तो पहले लिखेंगे आप रूपरेखा, उसके बाद लिखेंगे आप प्रसार। प्रसार लिखना नहीं है, प्रसार करना होता है, लिखना नहीं होता प्रसार। तो प्रसार करने का मतलब क्या है कि आपको रूपरेखा लिखेंगे। अब इसी के अंदर आप हेडिंग ऐसी लगा देंगे इसको, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर बताया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि विज्ञान पर लिखना है, तो आप लिखेंगे पहले रूपरेखा, रूपरेखा लिख लेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट नंबर डालेंगे प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। अब इसके बाद आप सेकंड नंबर डालेंगे इसी लाइन में, उसके अंग यानी विज्ञान से लिख लिया, तो विज्ञान क्या है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब थर्ड नंबर पर डालेंगे विज्ञान से, देखिए थर्ड नंबर पर आ जाएगा लाभ, और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा हानि। अब फिफ्थ नंबर पर लिख लीजिएगा आप इसकी संभावनाएं, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ नंबर पर आप डाल सकते हैं उपसंहार। तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अब आपको जो छहों के छः ये जो उपकरण दिए गए, ये जो यानी जो ये हेडिंग्स दी गई हैं, इन हेडिंग्स के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। जैसे प्रस्तावना क्या है, और इसके विज्ञान क्या है, और लाभ क्या है, हानि क्या है, संभावना है, और उपसंहार। ये सब आपको एक हेडिंग लिखकर उनकी हेडिंग बाय हेडिंग में उसके अंतर्गत आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अगला, तो निबंध के प्रकार। देखिए अब हर चीज़ का प्रकार होता है, कोई यूनिक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए निबंध के प्रकार क्या है, तो निबंध के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के मुख्यतः। कौन कौन से, वर्णनात्मक, आख्यानात्मक और विचारात्मक। आख्यान और वर्णन और विचार, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं। तो वर्णनात्मक निबंध में हम किस विषय से संबंधित निबंध लिखेंगे, तो किसी व्यक्ति की सॉरी इसमें व्यक्ति नहीं आता, किसी वस्तु, पदार्थ या यात्रा। अगर आप कहीं गए हैं, मान लीजिए आप आगरा गए ताजमहल घूमने, तो आप उस पर लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या देखा इस रास्ते में, और क्या क्या हमने इसमें अनुभव किया, क्या क्या हमें कौन कौन मिला, किस ट्रेन से गए हम, कहाँ से कहाँ गए, पहले में क्या देखा, उसके बाद क्या देखा।
जाएगा, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें निबंध में। देखिए वस्तु यानी आपने कोई वस्तु ले ली, आपने कोई कंप्यूटर ले लिया, तो उसमें आपने कंप्यूटर में क्या क्या देखा, उसको सीखने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। अब पदार्थ यानी आप कोई भी स्पेशल पदार्थ ले लीजिएगा, मान लीजिए आपने ले लिया दूध, दूध में क्या क्या होता है, दूध क्या है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके लाभ क्या हैं, अगर इसको किसी चीज़ के साथ दुरुपयोग किया जाए तो क्या हानियाँ हैं, ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, आप किसी भी एक टॉपिक पर लिख सकते हैं निबंध, बस आपको उस टॉपिक से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कब होगी? जब आपके पास साधन उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे है हमारा आख्यानात्मक निबंध। क्या है? आख्यानात्मक निबंध। तो आख्यानात्मक निबंध में क्या करेंगे हम? किसी महापुरुष या किसी भी व्यक्ति रिलेटेड परिचय जिससे हम जानते हो, हम नहीं, देखिए पढ़ने वाला और हम दोनों जानते हो, तभी तो वो समझ पाएगा ना। कि अगर जैसे हम किसी परिचित व्यक्ति हैं, मान लीजिए हमने किसी परिचित व्यक्ति के ऊपर निबंध लिख दिया, अपने परिचित, अब आप पढ़ने वाले हैं, आपको नहीं पता कौन है वो, तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे? आप तो यही समझेंगे कि क्या है, किसके बारे में बता दिया। अगर वही व्यक्ति जिसके बारे में मान लीजिए मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सब जानते हैं, उस पर लिखे तो उसके बारे में उसको जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई ये कुछ था, एक इंसान था, हमने इसके बारे में पढ़ा है, उसी के बाद हमें ये इसके बारे में हमें निबंध पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आख्यानात्मक निबंध किसी महापुरुष के बारे में, जैसे आज के टाइम पे आप ले सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ले सकते हैं, या फिर कोई जैसे पुराने क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी, महात्मा गांधी, आप किसी के ऊपर लिख सकते हैं ये आख्यानात्मक निबंध। अब थर्ड नंबर पर हम बात करें विचारात्मक निबंध। तो देखिए विचारात्मक निबंध मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि विचार प्रकट करना होता है। तो विचार प्रकट कब किए जाते हैं? जब विचारात्मक निबंध आते हैं। जब देखिए हर व्यक्ति अपने अपने अंदर अपने अपने टाइप से विचार रखते हैं। जहाँ पर 5 व्यक्ति बैठे हों वहाँ पर 6 मत निकलते हैं। इस प्रकार से आप हर व्यक्ति अपना अपना विचार विमर्श करता है, अपने अपने विचार प्रकट करेगा, उसका लास्ट पॉइंट एक सबको जोड़ देंगे तो एक और विचार आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आते हैं विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध में हम किस किस चीज़ पर विचार कर सकते हैं? तो विचार कर सकते हैं दर्शन क्षेत्र पर, अर्थशास्त्र क्षेत्र पर आदि, यानी ये विचार करने योग्य विषय होते हैं, उन पर हम विचारात्मक निबंध लिखते हैं। यानी अगर कोई महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है तो वो होता है आख्यानात्मक निबंध, और किसी वस्तु पदार्थ या यात्रा के बारे में किया जा रहा है तो वर्णनात्मक निबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखिए आपको जो एग्जाम में आता है, तो आपको एग्जाम में ये फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखना है, ये सेकंड नहीं लिखना, थर्ड भी नहीं लिखना और फिफ्थ भी नहीं लिखना। आपको केवल और केवल 4th नंबर का पॉइंट लिखना है, यानी निबंध के अंग। यही आपके लिए पूरा जो निबंध है वो पूरा निबंध बता देंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो आप लिखेंगे पहले रूपरेखा, हेडिंग डालेंगे, नंबर नहीं डालेंगे, आप सबसे ऊपर डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत यानी रूपरेखा में डैश लगा के आप करेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, यानी यहाँ पर जैसे आपने रूपरेखा लिख दी तो यहाँ प्रस्तावना, यहाँ पर जैसे विज्ञान क्या है, लाभ हानि संभावनाएं, और यहाँ पर 6 नंबर पर उपसंहार आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए आपको यहाँ पर जहाँ पर ये निबंध का अर्थ लिखा है, फर्स्ट नंबर पर आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है तो उसके अंतर्गत आपको उसके बारे में बताना है। अब विज्ञान क्या है तो 2nd नंबर पर हेडिंग डाल के आप उसको अंतर्गत बताना है। लाभ क्या है तो 3rd नंबर हेडिंग डालिए, उसके अंतर्गत लिख दीजिए। और 4th नंबर पर हानि तो उसके अंतर्गत लिख दीजिए। और 5th नंबर पर ये संभावनाएं हैं तो वो भी लिख दीजिए। और 6th नंबर पर, यानी देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें तो कॉमन है, उपसंहार और प्रस्तावना। ये तो आपको हर एक निबंध में लिखनी पड़ेगी, चाहे वो इनमें से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हो। आपको हर एक निबंध में आपको ये 2 प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखना पड़ेगा। इनको लिखेंगे और ये अंदर का प्रसार है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना प्रसार करना है। मैक्सिमम 5-6 हेडिंगें अंतर्गत रखिए। आप कोई भी निबंध ले लीजिएगा तो उसके अंतर्गत कम से कम 5 से 6 निबंध रखिए, लाइन वो यानी जो हेडिंग्स होती हैं वो रखिए। एक हो जाएगी प्रस्तावना और एक हो जाएगी उपसंहार, यानी अगर आपने 5 भी रखी तो 7 हेडिंग हो जाएंगी। 7 हेडिंग के आपके लिए अच्छा खासा निबंध लिखा जाएगा। आशा करता हूँ आज के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर। जो भी 10th और 12th के लिए पढ़ते हैं वो उनके लिए ज़रूर से शेयर कीजिए भैया, क्योंकि अगर ये छूट गया ना तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपको समझ में आएगा कि इस बार लगा था लॉकडाउन, अभी भी लगा है, और आशा है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे, भगवान करे खुल जाएं। लेकिन उसके बाद देखिएगा आपको ये उतनी अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ स्टडी कीजिए सबसे ज़्यादा। देखिए सेल्फ स्टडी ही सबसे बेटर है, तो आप सेल्फ स्टडी से ये कीजिए। बोर्ड कक्षा वालों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की इस पूरी वीडियो का आनंद ले सकें। पूरी वीडियो का आनंद नहीं, पूरा समझ सकें, अच्छे से समझ सकें। इसके बाद
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।